आज के सत्र में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का 2 लेक्चर इससे पहले हो चुका है। आज का भी लेक्चर किस पर आधारित है? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। और उसमें आज हम पढ़ेंगे एक समान आवेशित चालक के सतह के नजदीक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द सरफेस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर। ठीक है, मान लेते हैं ये सतह है। क्या है रे? ये पूरा एक चालक है जिसकी ये क्या है? सतह है। इसके नजदीक हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये जो हमारा सरफेस है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब यूनिट एरिया में चार्ज, एकांक क्षेत्रफल में आवेश या इकाई क्षेत्रफल में वो कितना है? सिग्मा। इस सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, अब आप देखिए, और इस चीज को देखने से पहले आप कुछ चीज को मैं पहले ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो मैं पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूं कि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है। किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। यह बात आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब आइए मान लेते हैं कि इस चालक के इस सतह के नजदीक हमें इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था। कहां पर? इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, उसके लिए हम क्या किए? गॉसियन सरफेस डिजाइन किए। क्या डिजाइन किए? और इस तरह से गॉसियन सरफेस डिजाइन किए कि जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, उस पॉइंट से हमारा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल प्लेन सरफेस पास कर रहा है। क्या पास कर रहा है? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, तो इस पॉइंट से जो हमने इस चीज को प्रूफ करने के लिए हमने जो गॉसियन सरफेस डिजाइन किया, वो गॉसियन सरफेस हमारा कैसा है? सिलिंड्रिकल। और उस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस की कौन सी सरफेस पास कर रही है? यहां से प्लेन सरफेस। कहां से? जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है, और ये प्लेन सरफेस जो है, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, उस पॉइंट पर हमारे गॉसियन सरफेस की कौन सी सरफेस पास कर रही है? प्लेन सरफेस। और ये प्लेन सरफेस, ये जो हमारा जिस सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है कंडक्टर के, उसके क्या है? पैरेलल है। और ये जो हमारा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस टोटल है, ये सरफेस की क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, ये अच्छा। अब देखिए, हम इससे पहले बहुत बार कह चुके हैं कि जब भी हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, हमें 2 ही काम करना है। एक काम क्या करना है कि एक बार फ्लक्स निकालना है फ्लक्स के ओरिजिनल डिफिनीशन से, और दूसरी बार हमें फ्लक्स निकालना है किसके मदद से? गॉस लॉ से। और जब हम फ्लक्स के ओरिजिनल डिफिनीशन से टोटल फ्लक्स निकाल रहे हैं, और गॉस लॉ भी क्या से भी निकाल रहे हैं? टोटल फ्लक्स। तो जब हम दोनों से टोटल फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो बाद में दोनों से टोटल फ्लक्स निकाल के हम दोनों को क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे। वहां से हमें क्या मिल जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल देगी? क्योंकि जब ओरिजिनल डिफिनीशन से हम फ्लक्स निकालते हैं, तो फ्लक्स की डिफिनीशन होती है फ्लक्स ई डॉट एस, अर्थात ई एस कॉस थीटा। तो उसमें क्या आ जाता है? ई आ जाता है। और जब हम गॉस लॉ से फ्लक्स निकालते हैं, उसके बराबर करते हैं, तो वहां से क्या मिल जाता है? हमें ई। तो हम काम को क्या करते हैं? शुरू करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले इस प्लेन से, किससे? इस प्लेन से, मान लेते हैं हम इसको बोल देते हैं प्लेन 1। क्या बोल देते बच्चों? प्लेन 1। इसको बोल देते प्लेन 2। प्लेन 2। ठीक है, हमें पहले किससे निकालना है फ्लक्स? प्लेन 1 से। उसके बाद हमें किससे निकालना है? कर्व्ड सरफेस से। और उसके बाद किससे? प्लेन
2 से, और तीनों सरफेस से हमें फ्लक्स निकाल के क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो हमें क्या मिलेगा, टोटल फ्लक्स। सिंपल बात है, साधारण बात है। तो हम क्या करते हैं, पहले किससे फ्लक्स निकालेंगे, प्लेन सरफेस पर। प्लेन सरफेस पर जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, वहां मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ई है, क्या है। और जिस पॉइंट पर, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, उस पॉइंट पर हम छोटा सा एरिया एलिमेंट लेते हैं, ds। तो ds की डायरेक्शन किधर होती है, एरिया पर परपेंडिकुलर, आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यहां क्या मैग्नीट्यूड है, E। अब ये जो प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस का हर एक पॉइंट इस सरफेस से क्या होगा, बराबर दूरी पर होगा। ये जो प्लेन सरफेस है, हमने उस प्लेन सरफेस पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया, क्या, ds। जिस ds की डायरेक्शन होगी उस एरिया पर परपेंडिकुलर, किधर, बाहर की ओर। और इस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की को क्या कहा है, E कहा है। तो इस पूरे प्लेन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड E ही होगी, क्योंकि इस प्लेन सरफेस का हर एक पॉइंट इस सरफेस से, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है। तो हम पहले इस छोटे से एरिया से रिलेटेड क्या निकालते हैं, फ्लक्स। क्यों, क्योंकि हमें पहले फ्लक्स किससे निकालना है, प्लेन 1 से। तो मैं वो चीज मेंशन कर रहा हूं बोर्ड पर। छोटे एरिया एलिमेंट, छोटे एरिया एलिमेंट, छोटे एरिया एलिमेंट ds, छोटे एरिया एलिमेंट से रिलेटेड फ्लक्स। छोटे एरिया एलिमेंट ds से रिलेटेड फ्लक्स। उस छोटे से एरिया एलिमेंट ds से रिलेटेड फ्लक्स को हम क्या बोलते हैं, d फाई। और वो d फाई, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, E, और एरिया क्या है, वेक्टर ds। तो क्या हो जाएगा बच्चों, E डॉट ds। और यहां आपको क्लियर दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि ये हमारा जो सरफेस है पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से आउटवर्ड डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर भी क्या है, तो दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो E डॉट ds मतलब क्या, E ds cos कितना डिग्री, cos 0 का वैल्यू कितना, हालांकि मैं लिख देता हूं, बाद में आप सोचिएगा क्या हो गया, cos 0 डिग्री, ये क्या आ गया, EDS, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब हमको ये जो हमें फ्लक्स निकला डी फाई, ये हमारे प्लेन सरफेस के एक छोटे से एरिया एलिमेंट से निकला। अब हम प्लेन सरफेस से क्या निकालेंगे, टोटल फ्लक्स निकालेंगे। तो प्लेन 1 किससे बाबू, प्लेन 1 से रिलेटेड, प्लेन 1 से रिलेटेड टोटल फ्लक्स, तो उसको हम बोल देते हैं टोटल फ्लक्स को फाई। और किससे निकाल रहे हैं, प्लेन, तो यहां हम लिख देते हैं प्लेन 1। वो क्या होगा, ऐसे ऐसे छोटे फ्लक्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने का मतलब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे सारे किसको, छोटे फ्लक्स किसको, डी फाई। ऊपर से आप क्या कीजिए, डी फाई की क्या रख दीजिए वैल्यू, डी फाई की वैल्यू क्या है बच्चों, ई डी एस। अब चूंकि प्लेन सरफेस की हर एक पॉइंट, प्लेन सरफेस पर का इस सरफेस से, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, बराबर दूरी पर है, इसलिए प्लेन सरफेस पर, प्लेन 1 के सरफेस पर हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड क्या होगी, ई होगी, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, ई होगी। तो ई कांस्टेंट वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर, ई आ गया इंटीग्रेशन से। अब किसको इंटीग्रेट करना हमें, डीएस को। और इस प्लेन सरफेस पर यहां हम छोटा सा एरिया एलिमेंट डीएस लिए, जब सारा डीएस 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 लेंगे तो सारा एलिमेंट डीएस जुट के इसकी एरिया बना देगी, और इसकी एरिया हमने कहा करना है ए, तो क्या हो जाएगा ई ए। ठीक है। अब हम बहुत बात बोर्ड पर लिखेंगे नहीं, आपको सिर्फ समझना है। अब हम, ये तो प्लेन 1 से निकला फ्लक्स, लेकिन हमें निकालना है बच्चों क्या, टोटल फ्लक्स। क्या निकालना, क्योंकि गॉस लॉ से जो भी हम फ्लक्स निकालते हैं, तो गॉस लॉ से तो हमें क्या आ जाता है, टोटल फ्लक्स। और हम इक्वेट तब करेंगे जब हम फ्लक्स की ओरिजिनल डिफिनेशन से भी क्या निकाले,
टोटल फ्लक्स। और टोटल फ्लक्स निकालने के लिए जो हमने जो गॉसियन सरफेस कंसीडर किया उसमें कितने सरफेस हैं? 3, 2 प्लेन सरफेस और एक कर्व सरफेस। इस तीनों सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स निकाल के क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। मेरा तो यही टारगेट है ना। लेकिन अपने पास अब हुआ क्या कि ये जो इस कर्व सरफेस पर विचार करो जो कि इस सरफेस से बाहर है, मतलब कंडक्टर के सरफेस से क्या है? इस बाहर वाले कर्व सरफेस पर, बाहर वाले कर्व सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मान लेते हैं यहां एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिए ds, इसकी डायरेक्शन किधर? एरिया के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मान लेते हैं, चूंकि ये जो पॉइंट है ये इस सरफेस से थोड़ी नजदीक है इस प्लेन सरफेस के तुलना में, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने E कहा, तो यहां E नहीं कहा कि हमने क्या कहा? E1 कहा, क्योंकि ये पॉइंट जो है इस पॉइंट के क्या है? नजदीक है, इसलिए हमने वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बोल दिया? E1। लेकिन है क्या कि यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और जब एरिया जो हमारा कर्व सरफेस बाहर है, क्या है? बाहर है, उस बाहर वाले कर्व सरफेस के हर एक पॉइंट पर, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस पॉइंट पर होगी, और भी कहीं पॉइंट लीजिएगा तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ और हो, लेकिन एरिया वेक्टर फिर हमेशा क्या होगा? बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर है? इधर। तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर एक दूसरे के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। और परपेंडिकुलर होने के कारण थीटा कितना हो जाएगा? 90। और आप जानते हैं cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। अब बोले cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इससे क्या लेना देना? हम बोले भाई फ्लक्स में ES क्या आता है? cos थीटा। वहां cos 90 डिग्री हो जाएगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। तो हम इस कर्व सरफेस पर को भी अब 2 हिस्सों में तोड़ के देखेंगे। एक हिस्सा जो इस कंडक्टर के क्या है? बाहर है, और एक हिस्सा जो कंडक्टर के अंदर है। और आप फ्लक्स का एक बार आप थोड़ा सा देखिए कि हम जो फ्लक्स पढ़ते हैं, फ्लक्स में क्या होता है? फ्लक्स का ओरिजिनल डिफिनेशन ES cos थीटा। फ्लक्स कब 0 होगा? या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाए, फिर भी फ्लक्स क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। या थीटा कितना डिग्री हो जाए? 90 डिग्री, तो फिर भी फ्लक्स 0 हो जाएगी, क्योंकि cos 90 क्या होती है? 0। तो जो हमारा बाहर वाला कर्व सरफेस है, बाहर वाला, उस बाहर वाले कर्व सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए बाहर वाले कर्व सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। अब अंदर वाले कर्व सरफेस की बात करो, तो अंदर वाला कर्व सरफेस चालक के क्या है? कंडक्टर के क्या है? अंदर है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? तो अंदर वाले कर्व सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही 0 होगी, क्योंकि अंदर वाला कर्व सरफेस एक कंडक्टर के अंदर है, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। तो उस कारण से अंदर वाले कर्व सरफेस से भी फ्लक्स क्या होगा? 0। अंदर वाले कर्व सरफेस से फ्लक्स 0 होने का कारण है कि अंदर वाले कर्व सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, और बाहर वाले कर्व सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स का 0 होने का कारण है कि बाहर वाले कर्व सरफेस पर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। इसलिए बाहर वाले कर्व सरफेस से भी रिलेटेड क्या होगा? फ्लक्स 0। इसलिए इस टोटल कर्व सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स क्या होगा? 0। सिंपल बात है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं इसे लिखूंगा नहीं बोर्ड पर, कारण कि लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाता है, और जो हम YouTube पर काम कर रहे होते हैं या हमारा वीडियो आप चैनल पर मौजूद होता है, तो आप जब जिस चीज को नहीं समझ पा रहे होते उससे आप पीछे जाके फिर से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। हमारे पास तो सुविधा है। जैसे हम यदि ये हमारा वीडियो YouTube पर मौजूद नहीं होता मान लेते हैं, तो आप क्या कर सकते थे कि जो बोर्ड पर एक बार आप देखे या हमसे जो सुने उसे दोबारा नहीं सुन सकते थे, लेकिन YouTube पर तो पीछे जाने वाला सुविधा होता है। ऐसे ऐसे करोगे कहाँ चले जाओगे? पीछे। तो मैं फिर से एक बार इस चीज को हालांकि मेंशन कर रहा हूं कि जो बाहर वाला कर्व सरफेस है उसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होने के लिए थीटा कितना हो जाएगा? 90। थीटा 90 डिग्री होगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। तो बाहर वाले कर्व सरफेस पर फ्लक्स इसलिए 0 है क्योंकि बाहर वाले सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर एक दूसरे के
अंदर वाले कर्व सरफेस पर सर फ्लक्स क्यों जीरो है? क्योंकि अंदर वाले कर्व सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही जीरो है। अब सवाल उठता है कि अंदर वाले कर्व सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यों जीरो है? क्योंकि अंदर वाला कर्व सरफेस एक चालक के क्या है? अंदर है, और चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? जीरो होती है। अब आओ इस प्लेन 2 पर, यह समझ में आ गया कि इस कर्व सरफेस से रिलेटेड टोटल फ्लक्स जीरो होगा। बाहर वाले कर्व सरफेस का फ्लक्स का जीरो होने का कुछ और रीजन था, अंदर वाले कर्व सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो थी, इसलिए इससे फ्लक्स रिलेटेड क्या था? अब लेकिन प्लेन सरफेस भी तो चालक के क्या है? अंदर, चालक का, और चालक के अंदर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी तो फिर भी फ्लक्स क्या हो जाएगी? इसका मतलब इस पूरे कर्व सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स क्या है? जीरो है, और अंदर वाले प्लेन सरफेस से भी रिलेटेड फ्लक्स क्या है? इसका मतलब ये जो हमारा प्लेन 1 था इसी से रिलेटेड फ्लक्स क्या हो जाएगा? टोटल फ्लक्स। हालांकि उस चीजों को मैं मेंशन कर देता हूं कि फ्लक्स क्या, किस सरफेस से? कर्व सरफेस से, और वो भी कर्व सरफेस से कौन वाला कर्व सरफेस? जो क्या होगा? बाहर। यहां हम जो कंडक्टर के बाहर होगा उसके लिए हम क्या शब्द यूज कर रहे हैं? बाहर। फ्लक्स किस सरफेस से? कर्व सरफेस से, और वो भी कौन कर्व सरफेस से? जो कि इस कंडक्टिंग सरफेस से क्या है? बाहर है, वो क्या होगा? जीरो। रीजन हम यहां मेंशन कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds, या डायरेक्टली लिखते E परपेंडिकुलर होगा ds। E परपेंडिकुलर होगा क्या? एट एवरी पॉइंट। ये हो गया बच्चों। फ्लक्स किस सरफेस से, और कौन वाले कर्व सरफेस से? जो कि इस कंडक्टर से क्या है? बाहर है, जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा एट एवरी पॉइंट। ठीक है। फ्लक्स किस से? कर्व सरफेस से, जो क्या है बाबू रे? अंदर, वह भी क्या होगा? जीरो। इसका क्या रीजन है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? जीरो एट एवरी पॉइंट। रीजन क्यों जीरो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? क्योंकि चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होता है किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर। ये मैं पहले मेंशन कर चुका हूं। अब कर्व किस से? प्लेन 2 से, वो भी क्या होगा? जीरो। रीजन वही कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? एट एवरी पॉइंट। किस पर? प्लेन 2 पर, क्योंकि प्लेन 2 भी चालक के क्या है बाबू? अंदर है, और चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? अब हम निकालेंगे क्या? टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए बाबू प्लेन 1 से रिलेटेड फ्लक्स, कर्व सरफेस से रिलेटेड, और प्लेन 2 से रिलेटेड फ्लक्स को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो ये फ्लक्स कितना? ये कर्व सरफेस का फ्लक्स निकालेंगे तो जीरो जोड़ जीरो जीरो, फिर ये जीरो, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि टोटल फ्लक्स क्या आएगा? ये, इसको बोल देते इक्वेशन 1। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई समाधान? अब किससे फ्लक्स निकालेंगे? गॉस लॉ से, बाय गॉस लॉ, बाय गॉस लॉ। गॉस लॉ से बच्चों फ्लक्स निकालना आसान है। गॉस लॉ का जो डिफिनीशन था आप वो जानते हैं कि किसी क्लोज्ड सरफेस से रिलेटेड टोटल उसके द्वारा बंद किए गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता। तो यह जो क्लोज्ड सरफेस है, जो हमारा गॉसियन सरफेस है, जो सिलेंड्रिकल है, ये कितना आवेश को बंद कर रहा है? तो ये जो हमारा सरफेस है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, उसका कितना बड़ा हिस्सा काट रहा है? इतना बड़ा हिस्सा काट रहा है। और जिसकी एरिया क्या है? ए है, क्योंकि इसकी एरिया ए है तो इसकी भी क्या होगी? अब ए एरिया में जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज को वो काट रहा होगा या उसके अंदर होगा। तो यूनिट एरिया में कितना चार्ज है? तो ए एरिया में कितना होगा? ए सिग्मा, यानी उसके द्वारा बंद किया गया कुल आवेश कितना है? ए सिग्मा। तो हम निकालते हैं फ्लक्स टोटल, वो कितना हो जाएगा? उसके द्वारा बंद किया गया कुल आवेश वो कितना है? ए सिग्मा इंटू 1/2।
एप्सिलॉन नॉट। किसी किसी को भ्रम हो सकता है, मृग मरीचिका हो सकता है कि यहां से यहां इतना बड़ा काट रहा है। बोले भाई इससे पहले हम हाथ में सिलेंडर लेके दिखाए थे कि उतना बड़ा चार्ज नहीं काट रहा है यहां से यहां तक का, वो तुम्हारा भ्रम है। क्या है? उस भ्रम को क्या कर लो, दूर कर लो, फायदा में रहेगा। ठीक है, ये ओरिजिनल डिफिनीशन से टोटल फ्लक्स था और ये किससे था? गॉस लॉ से। और दोनों तो टोटल फ्लक्स है भैया रे। तो LHS क्या है? इक्वल। तो RHS भी क्या होगा? इक्वल। तो बाबू वहां से टोटल फ्लक्स क्या आया? ओरिजिनल डिफिनीशन से EA। तो हम लिखते हैं फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड, यहां क्या बालक? EA। यहां गॉस लॉ से क्या फ्लक्स आया बालक? A सिग्मा बटा A और A को कैंसिल कर देंगे तो किसी के आत्मा को दुख होगा? तो चलो नहीं दुख होगा तो काट देते हैं। यहां से E क्या आया बालक? सिग्मा बटा कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई समाधान? अब डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन किधर होगा रे? इस सतह के परपेंडिकुलर, किधर? आउटवर्ड। तो यदि डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में देखना चाहो तुम लोग तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? सिग्मा बटा एप्सिलॉन। यहां एक यूनिट वेक्टर गुना कर देते हैं जिसकी डायरेक्शन है सरफेस के नॉर्मल, इसलिए यूनिट वेक्टर को हम क्या लिखे? n। नॉर्मल मतलब हुआ लंबवत, किधर? बाहर की ओर। ठीक है, यही आज का मुद्दा था, जो मुद्दा अब क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, यदि आपको एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के अंदर ये जो आज हमारा टॉपिक था, मुद्दा था, आपको अच्छे से क्या आया हो, समझ में आया हो, तो जिस अच्छे से समझ में आया हो तो आशा करते हैं कि जब आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप चाहेंगे कि दूसरे को भी अच्छे से समझ में आए। और दूसरे को कब अच्छे से समझ में आएगा? जब आप उनको ये वीडियो क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा। और आप खुद इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, खुद बेल आइकन को क्या कीजिएगा? दबाइएगा और दूसरे को भी दबाने के लिए बोलिएगा। इससे आपकी भी फायदा होगी और उनकी भी फायदा होगी, क्योंकि अगला जब लेक्चर आएगा तो आपको भी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उसको भी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हमारा YouTube चैनल YouTube पर श्री कृष्णा क्लासेज मधेपुरा के नाम से मौजूद है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई समाधान? दैट्स इट।